दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विवरण और आंकड़ों पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। इस ऑडियो आर्टिकल की विषय वस्तु जीएस पेपर 3 से जुड़ी है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। असमानता के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यह एक गौरव की बात है, लेकिन इसके साथ इसका सबसे अधिक असमानता वाले देशों में से एक होना भी निश्चित तौर पर इस सम्मान को चिंता में बदल देता है। पिछले कुछ दशकों में जहां देश की अर्थव्यवस्था ने नए पायदान सुरक्षित किए, तो वहीं आर्थिक असमानता की खाई भी तेजी से बढ़ी है। एक तरफ जहां अमीरों का एक छोटा तबका तेजी से और अमीर हो रहा है, तो वहीं गरीब अभी भी न्यूनतम मजदूरी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज के इस आर्टिकल में हम इसी पहलू को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि भारत का आर्थिक विकास समावेशी नहीं हो पा रहा है। आर्टिकल में आर्थिक असमानता के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ कुछ उपायों को भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर आर्थिक विकास और असमानता है क्या। भारत में 1990 के दशक से, या यूं कहिए 80 के दशक के अंत से ही आर्थिक सुधारों की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद भारत ने कई मुख्य आर्थिक मानकों जैसे कि सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, निर्यात, विदेशी निवेश आदि में काबिले तारीफ विकास किया। लेकिन इन सब के बावजूद एक बड़ी चिंता की बात इस विकास का समावेशी ना हो पाना बन गया। समावेशी विकास से आशय है जहां विकास का लाभ देश के प्रत्येक नागरिक को पूरा मिल सके। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है और यह विकास यात्रा केवल कुछ मुट्ठियों में बंद होकर सीमित रह गई है। असमानता का यह स्तर हर क्षेत्र में देखने को मिलता है, चाहे वो अमीर गरीब के बीच खपत पर आधारित आंकलन हो या फिर आय या संपत्ति का। लगभग हर जगह यह असमानता लगातार बढ़ ही रही है। भारत में वितरणात्मक विश्लेषण आमतौर पर भारत के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षणों से प्राप्त खपत डेटा पर आधारित होता है। भारत में खपत के स्तर पर असमानता 1990 के दशक की शुरुआत से लगातार बढ़ रही है। दरअसल आधुनिक संसाधनों के आगमन ने अमीरों की खपत को तो बढ़ाया है, पर निम्न आय वर्ग अभी भी बुनियादी चीजों की खरीद के लिए ही परेशान है। वहीं अगर भारत में आय असमानता की बात करें तो इसके आंकड़े आसानी से उपलब्ध ही नहीं हो पाते हैं। फिर भी एक हालिया अध्ययन ने कई डेटा स्रोतों और नए तकनीकों की मदद से आय असमानता का अनुमान लगाया है। अध्ययन के मुताबिक 1950 से 1980 के बीच भारत में आय असमानता में तेजी से गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद इसमें फिर से वृद्धि हुई है। 1980 के दशक से शीर्ष 1% आय अर्जक की आय हिस्सेदारी बढ़ रही है। गौरतलब है कि आय असमानता के ये अनुमान भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक असमानता वाले देशों में शामिल कर देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 तक देश के शीर्ष 10% आय अर्जक की कुल आय हिस्सेदारी के मामले में भारत मध्य पूर्वी देशों के बाद दूसरे स्थान पर था। इसके बाद अगर बात संपत्ति या धन के वितरण की करें तो यह खपत और आय असमानता पर एक कॉम्प्लीमेंट्री पर्सपेक्टिव देता है। दरअसल संपत्ति के आंकड़े खपत या आय के आंकड़ों की तुलना में बहुत अधिक असमानता की ओर इशारा करते हैं। वैसे देखा जाए तो देश में आर्थिक विकास और विभिन्न कार्यक्रमों की मदद से गरीबी कम तो हुई है, पर उनमें से अधिकांश लोग अभी भी गरीबी में फिर से आने के उच्च जोखिम में हैं। इसके अलावा जो अभी गरीब बने हुए हैं वे लगातार और गरीब होते जा रहे हैं। मतलब भारत में आर्थिक विकास तो तेजी से हो रहा है, पर हर भारतीय का आर्थिक विकास नहीं हो रहा है। आइए
इसे समझने के लिए हम कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। भारत का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 2000 और 2019 के बीच लगभग 5 गुना बढ़ा है। 2000 में यह $443 था, जो कि बढ़कर 2019 में $2014 हो गया। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि पूरी आबादी की आय में वृद्धि हुई है। भारत में शीर्ष 1% ने 2019 में देश की कुल आय का 21% अर्जित किया, जबकि 1990 में यह आंकड़ा 11% था। साथ ही शीर्ष 10% ने 2019 में देश की कुल आय का 56% कमाया, जबकि नीचे के 10% ने केवल 3.5% ही कमाया था। बात यदि धन वितरण की करें तो वह भी कुछ ऐसी ही कहानी बयां करती है। 2019 में सबसे अमीर 10% भारतीयों के पास 80.7% संपत्ति थी। 2017 में भारत में उत्पन्न संपत्ति का 73% सबसे अमीर 1% लोगों के पास गया, जबकि निचले हिस्से के 67 मिलियन भारतीयों की संपत्ति में केवल 1% की वृद्धि देखी गई। असमानता को दिखाने के लिए गिनी गुणांक एक उचित पैमाना माना जाता है। गिनी गुणांक भारत में बढ़ती असमानता की ओर इशारा करता है। 2014 में यह गुणांक 34.4% था, जो कि 2018 में बढ़कर 47.9% हो गया। दरअसल गिनी गुणांक आय वितरण में असमानता को दिखाता है। 100% गिनी गुणांक का मतलब पूरी तरह से असमानता होती है, जबकि 0% पूर्ण समानता को दर्शाता है। इस आधार पर देखें तो भारत का गिनी गुणांक 50% के करीब है, जो कि एक बड़ी असमानता को दिखाता है। इस आर्थिक असमानता को किसी न किसी रूप में पूरे देश में देखा जा सकता है, लेकिन देश के अंदर भी इसके कई स्तर और प्रारूप विद्यमान हैं। इसलिए बेहतर होगा कि हम भारत में असमानता के विभिन्न स्तरों को समझते हुए इसके कारणों और उपायों पर चर्चा करें। भारत के विकास की कहानी और गरीबी पर उसकी जीत काबिले तारीफ है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा पर मापे गए एब्सोल्यूट पॉवर्टी के मामले 2000 के 40% से कम होकर 2015 में 13.4% हो गए हैं। यह दर्शाता है कि भारत अब गरीब नहीं रहा, लेकिन जनसंख्या का वह वर्ग जो गरीबी से ऊपर उठा है, काफी हद तक अभी भी असुरक्षित है। इस वर्ग का उपभोग स्तर यानी कंजम्पशन लेवल्स गरीबी रेखा के बहुत करीब और मध्यम वर्ग बनने से बहुत दूर हैं। इनमें महिलाएं, अनुसूचित जनजाति, अनौपचारिक श्रमिक और अंतर्राज्यीय प्रवासी का एक बड़ा तबका शामिल है, जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में वापस जाने के जोखिम में बना रहता है। राज्यवार देखें तो गरीबी कुछ राज्यों में मुख्य रूप से केंद्रित है। इन राज्यों में जहां भारत की लगभग आधी आबादी निवास करती है, वहीं भारत के 2/3 गरीब भी यहीं बसते हैं। यानी भारत के अंदर ही कुछ राज्य अमीर की श्रेणी में हैं, तो कुछ गरीब की श्रेणी में हैं। असमानता का एक रूप शहरी और ग्रामीण पहलुओं में भी मिलता है। गांवों और शहरी ब्लॉकों के भीतर स्थानीय स्तर की असमानता भारत में समग्र असमानता का बड़ा कारण है। समग्र असमानता को समझने के लिए स्थानीय स्तर की असमानता को समझना महत्वपूर्ण है। स्थानीय स्तर की असमानता और इसके परिवर्तन की दिशा भारत के राज्यों में काफी भिन्न है। असमानता का सबसे अलग रूप सामाजिक समूहों के बीच की असमानता में देखा जा सकता है। अन्य जातियों की तुलना में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और मौद्रिक संकेतकों में लगातार खराब परिणाम प्राप्त होते हैं। भारत में असमानता का एक और आयाम लिंग आधारित असमानता भी है। हालांकि शिक्षा और पोषण में लिंग अंतर समय के साथ कम हो रहा है, पर श्रम बाजार में महिलाओं की वंचित स्थिति अभी भी बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि देश में इन असमानताओं को खत्म करने का प्रयास नहीं किया गया है। निश्चित रूप से पिछले कुछ दशकों में कई बदलाव देखे जा सकते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से रियायती दर पर खाद्यान्न तक पहुंच में सुधार हुआ है। लगभग सभी गांवों का विद्युतीकरण किया गया है। गांवों और शहरी मलिन बस्तियों में अधिक से अधिक बच्चों तक बुनियादी शिक्षा की पहुंच का प्रयास बढ़ा है।
कई गांवों में शौचालयों का निर्माण किया गया है। बहुत से रोजगार कार्यक्रमों को शुरू किया गया है। संचार क्रांति की पहुंच से जन जन तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। पर इन प्रयासों के बावजूद इस महामारी ने साफ दिखा दिया है कि असमानता भारत की जड़ों तक फैली हुई है। कैसे इस महामारी ने पहले से चल रही असमानता को और तेज कर दिया, उसे इन आंकड़ों में देखा जा सकता है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE द्वारा जारी बेरोजगारी के आंकड़ों के मुताबिक मई 2021 में भारत की श्रम भागीदारी दर 40% थी, जो कि अप्रैल 2021 में भी वही थी। वहीं बेरोजगारी दर अप्रैल में 8% से बढ़कर 11.9% हो गई। उच्च बेरोजगारी दर के साथ एक स्थिर श्रम भागीदारी दर का अर्थ है नौकरियों का नुकसान और रोजगार दर में गिरावट। CMIE के अनुसार मई 2021 में 15 मिलियन से अधिक नौकरियां चली गई। मई 2021 रोजगार में गिरावट का लगातार चौथा महीना था। अधिक चिंताजनक तथ्य यह है कि जनवरी से मई 2021 तक रोजगार में कुल गिरावट 25.3 मिलियन है। इसमें से 22.7 मिलियन वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में यानी अप्रैल और मई के दौरान हुई है। इससे पता चलता है कि महामारी की दूसरी लहर ने पहले ही आर्थिक गतिविधियों को और अधिक प्रभावित कर दिया है। नौकरी छूटने से भारत में श्रम की उच्च अनौपचारिकता और भेद्यता भी सामने आती है, क्योंकि अप्रैल मई के दौरान खोई गई कुल नौकरियों में से 17.2 मिलियन दैनिक वेतन भोगी थे। एक लोकतांत्रिक और लगातार आर्थिक विकास कर रहे देश में इतनी असमानता की क्या वजह हो सकती है? चलिए एक नजर उन कारणों पर भी डाल लेते हैं जो इस असमानता की खाई को बढ़ाते जा रहे हैं। भारत ने पिछले कुछ दशकों में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त तरक्की की है, लेकिन तस्वीर समान रूप से सकारात्मक नहीं है। इसमें सामाजिक समूहों, राज्यों और ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में असमानताएं बनी हुई हैं, जो बुनियादी सेवाओं तक पहुंचने के अवसर में असमानताओं को दर्शाती है। इस वजह से कई आम भारतीय अपनी जरूरत की स्वास्थ्य देखभाल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या फिर स्वास्थ्य देखभाल की लागत के कारण गरीबी में धकेल दिए जाते हैं। दरअसल भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पर खर्च दुनिया में सबसे कम है। एक अच्छी तरह से वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा के स्थान पर इसने एक तेजी से और शक्तिशाली वाणिज्यिक स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा दिया है। नतीजतन अच्छी स्वास्थ्य सेवा एक विलासिता हो गई है, जो केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनके पास भुगतान करने को पैसा है, जबकि देश चिकित्सा पर्यटन के लिए एक शीर्ष गंतव्य है। सबसे गरीब भारतीय राज्यों में शिशु मृत्यु दर उप-सहारा अफ्रीका की तुलना में अधिक है। असमानता का सबसे अहम कारण भारत की कर प्रणाली में छिपा है। किसी भी देश में कर के दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर को आमतौर पर प्रोग्रेसिव रखा जाता है, यानी यह व्यक्ति या संस्था की आय या संपत्ति के बढ़ते पैमाने के साथ बढ़ता है। इससे एक बड़ा राजस्व किसी भी देश को मिलता है, जिसका उपयोग देश बुनियादी सेवाओं तक सबकी पहुंच बढ़ाने में करता है। इससे धन का पुनर्वितरण हो पाता है। वहीं अप्रत्यक्ष कर वस्तु और सेवाओं का उपभोग करने वाली सारी जनता के लिए समान होता है, यानी किसी वस्तु या सेवा के लिए जो कर अमीर को देना होगा वही गरीब को भी। इसलिए आमतौर पर लग्जरी वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर जन सामान्य के उपभोग की वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले कर को कम से कम या कर मुक्त रखना जरूरी होता है। इस तरह की कर प्रणाली ही देश में समावेशी विकास और धन के पुनर्वितरण में सहायक होती है। हालांकि भारत की कर नीति विपरीत ही चल रही है। विकास को आयाम देने के लिए यहाँ प्रत्यक्ष करों में लगातार कटौती ही देखी जा रही है, जबकि अप्रत्यक्ष कर दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का यह विश्वास है कि धन वितरित होने से पूंजी का निर्माण होना चाहिए। यह उनकी सरकार की कर नीतियों में काफी हद तक झलकता भी है। निस्संदेह ये नीतियां आर्थिक विकास को और तेज करने के उद्देश्य से हैं, लेकिन यह विकास को समावेशी बनाने में विफल हो रही हैं। 2015 में
देश से संपत्ति कर को हटा दिया गया। इसका कारण इसके संग्रह से फायदा ना होना बताया गया था। एक ऐसा देश जहां 10 में से 4 अरबपतियों को अपनी संपत्ति विरासत में मिलती है, वहां संपत्ति कर को हटाना असमानता को बढ़ावा ही देगा, वो भी खासकर तब जब 1985 में पहले से ही विरासत करों यानी इनहेरिटेंस टैक्सेस को समाप्त कर दिया गया हो। हाल ही में कॉरपोरेट कर की दर को 30% से घटाकर 22% कर दिया गया है। इसका उद्देश्य देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन बताया गया। हालांकि आंकड़ों के मुताबिक यह आम लोगों के लिए लाभ में तब्दील नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त देश में अधिकांश नौकरियां इनफॉर्मल सेक्टर यानी अनौपचारिक क्षेत्र की हैं। ये ना तो न्यूनतम मजदूरी की गारंटी देती हैं और ना ही कोई सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसलिए यह परेशानी इस बड़े तबके को आर्थिक रूप से और कमजोर करती जाती हैं। इसके अलावा पहले से ही कम आयकर दरों को 2020 में खपत बढ़ाने के लिए और कम किया गया। लेकिन ऐसे देश में जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग अनौपचारिक काम में लगे हुए हैं और केवल कुछ ही कर्मचारी आयकर दायरे में आते हैं, आयकर में कमी से बहुत कम भारतीयों को ही लाभ होता है। विश्व बैंक का अनुमान है कि इन सभी कदमों की वजह से भारत में प्रत्यक्ष करों से राजस्व में गिरावट आएगी, जबकि अप्रत्यक्ष करों से राजस्व के बढ़ने की उम्मीद है। अप्रत्यक्ष कर राजस्व में यह वृद्धि पुनर्वितरण और समावेशी विकास को और बाधित करेंगे। इसके अलावा महामारी के तनाव से राजकोषीय घाटा के लगातार बढ़ने का अनुमान है। निश्चित तौर पर इससे स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में निवेश को नुकसान पहुंच सकता है। यह वह निवेश है जो असमानता के स्तर को कम करने के लिए नितांत आवश्यक होता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस आर्थिक असमानता के लिए नीतिगत कारण मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। ऐसे में सरकार को वे कौन से कदम उठाने की जरूरत है जो इस असमानता के गैप को कम करने में मददगार हों। आइए समावेशी विकास के लिए ऐसे कुछ उपायों पर गौर करते हैं। अन्य उभरते बाजारों की तुलना में भारत का कर स्तर पहले से ही कम है। इस कर में और कटौती ना करते हुए धन के उचित वितरण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी भारत में शीर्ष आय अर्जक पर पूंजी कर, कॉरपोरेट कर और संपत्ति कर को बढ़ाने की आवश्यकता बताई है। यह एक ऐसा मार्ग है जिस पर भारत को सावधानी से विचार करना चाहिए। मोटे तौर पर भारतीय नीति निर्माताओं को कम कॉरपोरेट करों के तर्क पर सवाल उठाना चाहिए। साक्ष्य बताते हैं कि केवल कॉरपोरेट कर स्तरों के आकार के बजाय निवेशक किसी देश में निवेश से पहले निवेश माहौल के बारे में अधिक चिंतित होते हैं। इसमें इसके संस्थान, शासन तंत्र और कराधान व्यवस्था के बारे में निश्चितता शामिल है। तो कॉरपोरेट टैक्स को कम करने के बजाय इन सभी माहौल को सही करना ज्यादा फायदेमंद होगा। भारत को अपनी कर संरचना को और अधिक प्रोग्रेसिव बनाने की जरूरत है। इसके लिए संपत्ति या शुद्ध धन पर आवर्ती कर, लेन देन कर, विरासत कर और उपहार कर लगाने आदि पर भी विचार किया जा सकता है। संपत्ति के मूल्यों को अपडेट नहीं करने, कर चोरी या अन्य अवैध तरीके से बहुत से लोग बड़े पैमाने पर अपने उचित हिस्से के कर का भुगतान करने से बच जाते हैं। ऐसे में भारत को अपने प्रशासन में सुधार करके ऐसे करों को राजस्व के रूप में वसूल करने पर ध्यान देना चाहिए। किसी भी देश के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा कराधान के माध्यम से ही आता है। अरबपतियों के लिए उच्च आयकर दर राज्य के लिए अधिक राजस्व उत्पन्न करने का एक तरीका हो सकता है। यह बात तो राजस्व के आगमन की है, लेकिन असमानता को कम करने के लिए इस धन का उचित उपयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। गरीबों के बीच शिक्षा के स्तर में वृद्धि अवसर की समानता को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। इस प्रकार शिक्षा असमानता को कम करने वाले आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर सकती है। इसके अलावा दो पीढ़ियों के बीच यानी अंतर पीड़ित अवसर की असमानता भी इससे कम होगी और नई पीढ़ी नई तकनीकी और विकास की मुख्य धारा को समझेगी। इस तरह की असमानताओं से निपटने से सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही यह असमानता को कम करने वाले समावेशी विकास को भी बढ़ावा दे सकता है।
इसके साथ ही सरकार को भारत के गरीबी बेल्ट पर नजर रखने की जरूरत है। पीरियोडिक स्टडी यानी निश्चित समय अंतराल पर इनकी स्थिति का जायजा नीति निर्माताओं को इस मुद्दे पर अधिक गंभीरता से सोचने में मदद कर सकता है। साथ ही इससे असमानताओं को कम करने के लिए बेहतर विचारों को भी मौका मिल पाएगा। कुल मिलाकर भारत को अधिक समावेशी विकास की ओर कदम बढ़ाने के लिए कर नीति उपायों और विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के बीच उचित तालमेल बिठाने की जरूरत है। आखिरकार उस आर्थिक विकास का कोई मतलब नहीं होता जो कमजोरों को और अधिक गरीबी में धकेलने की कीमत पर आता है। तो आइए अब इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के मामले में विकसित देशों को पीछे छोड़ती जा रही है, पर यह विकास समावेशी ना होकर कुछ हाथों में केंद्रित है। कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।